नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। प्रैक्टिस सेट की जो श्रृंखला हिंदी की चल रही है, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपके सामने है। आइए देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। बीच बीच में आप अगर अपने पास एक नोटबुक और पेन भी रखते हैं और कुछ चीज़ों को नोट करते हुए चलते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान हैं। चार ऑप्शन आपके सामने। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रमाशंकर शुक्ल। रसाल ने कलाकाल नाम दिया था। रामचंद्र शुक्ल ने आपको पता है रीतिकाल दिया था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल दिया था और मिश्र बंधु ने अलंकृत काल। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? ऑप्शन ए पंडित राहुल सांकृत्यायन, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी रामचंद्र शुक्ल और डी मिश्र बंधु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। यह भी जान लें कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग इनका है चारण काल और अंतिम है 11वां, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तीसरा प्रश्न, बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए राजवती, बी रूपमती, सी मृणालवती, डी राजमती। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजमती। यह भी जान लें कि बीसल देव रासो की रचना 1212 ईस्वी में हुई थी। और इसका एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, हो सकता है पेपर में पूछ ले कि बीसल देव रासो में विरह काव्य किस महीने से स्टार्ट हुआ था? तो हुआ था कार्तिक मास से। चौथा प्रश्न, देसिल बैना सब जन मिठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, देसी भाषा का। और पता ही आपको लिखने वाले विद्यापति जी हैं। अपनी भाषा के बारे में इन्होंने लिखा है कि जो देसी भाषा होता है वो सभी जनों में मीठा होता है, यानी प्रिय होता है। पांचवा प्रश्न आपके सामने, किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया? ऑप्शन ए बौद्ध सिद्ध, बी जैन मुनि, सी संत कवि और डी रासक परंपरा के। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध सिद्ध। और यह नाम किसने दिया था? मुनिदत्त और अद्वय ब्रज ने दिया था। छठा प्रश्न, भक्ति काल की किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत के शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। सातवां प्रश्न, सूफी साधना के 4 पड़ाव में इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, तरीकत, मलकत और मारिफत। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलकत की जगह होना चाहिए था हकीकत। मलकत के बजाय हकीकत होता है 4 पड़ाव में एक पड़ाव। आठवां प्रश्न, बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु वेद बड़ाई भानी। उपयुक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसको संबोधन किया गया है? सही आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मा द्वारा पार्वती को ये संबोधित किया गया है। नौवां प्रश्न, भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा वात्सल रस का चित्रण, बी गोपियों का विरह वर्णन, सगुण भक्ति की महिमा में निर्गुण का खंडन और डी कृष्ण की भक्ति। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सगुण भक्ति की महिमा व निर्गुण भक्ति का खंडन। सूरदास ने अपने किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका 10 का सी, यानी साहित्य लहरी में इन्होंने अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? कविकुल कंठाभरण दूल्हा, बी रसन सारांश भिखारीदास, सी श्रृंगार सागर आलम और डी रसराहत कुलपत मिश्र। तो जो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रृंगार सागर आलम, ये आपका गलत है। ये लिखा हुआ है मोहनलाल मिश्र का। श्रृंगार सागर रचना जो है वो मोहनलाल मिश्र की है, आलम की नहीं है। 12वां प्रश्न, युक्त तरंगिणी के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए केशवदास, बी चिंतामणि, सी कुलपत मिश्र और डी सुखदेव मिश्र। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके रचनाकार हैं कुलपति मिश्र। और इनका रस रहस्य अक्सर पूछा करता है पेपर में, तो याद रखिएगा कि रस रहस्य भी कुलपत मिश्र की रचना है।
प्रश्न संख्या 13 आपके सामने, इनमें से भारतीय युगीन लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, बी हरिओद, सी विद्यानिवास मिश्र और डी राय कृष्णदास। बहुत ही आसान प्रश्न आपके लिए, ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रताप नारायण मिश्र। 14 नंबर प्रश्न, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं हरिओद जी, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक या रत्नाकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज कोकिल के नाम से सत्यनारायण कविरत्न प्रसिद्ध हैं। और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं भ्रमरदूत और प्रेम कली। 15वां प्रश्न, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? तो 15वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वंशीधर शुक्ल की रचना है। 16वां प्रश्न आपके सामने, राम तुम मानो हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी नहीं हो क्या, तब मैं निरेश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साकेत में लिखी गई है। या 17वां प्रश्न आपके सामने, मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? यानी छायावाद की जो है परिभाषा दी गई है, तो यह परिभाषा किसने दिया हुआ है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंद दुलारे वाजपेयी। और आपको पता ही है कि नंद दुलारे वाजपेयी सौष्ठववादी आलोचक हैं। 18वां प्रश्न, नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? मुग्धा, नवोढ़ा, अभिसारिका, खंडिता। 18वां का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुग्धा नायिका का उल्लेख हुआ है। 19वां प्रश्न आपके सामने, कामायनी की प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीकार्थ है? ऑप्शन ए अहंकार का, बी मन का, सी बुद्धि का और डी हृदय का। तो सही आंसर हो जाएगा सी, ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है। और ईड़ा कौन सा सर्ग है, ये पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में पूछा था कि ईड़ा किस नंबर पे आता है, यानी जो कामायनी के 15 सर्ग हैं इसमें ईड़ा किस नंबर पर है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये सब याद कर लीजिए कि चिंता से शुरू होता है और आनंद सर्ग तक जाता है, तो सर्गों के नाम आपको याद होने चाहिए। 20वां प्रश्न आपके सामने, इनमें से कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, इसका कथानक महाभारत से लिया गया है, यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, इसमें कुल 7 सर्ग हैं, इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद एवं गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कि यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, यह सही नहीं है, बाकी सारे कथन सही हैं इससे। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं अपना होगा, मन में उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की किस रचना की हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रश्मिरथी से ली गई हैं। 22वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, बी यज्ञेय, सी हरिवंश राय बच्चन और डी केदारनाथ सिंह। काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा में रामविलास शर्मा सबसे पहले आते हैं, शिवदान सिंह चौहान आते हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त आते हैं, केदारनाथ सिंह भी हैं बट इनका उतना नाम नहीं था। तो सही आंसर हो जाएगा केदारनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 23 नंबर प्रश्न, अगर मैं तुमको ललाती साँच के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कुईं, टटकी कले चंपे की वगैरह, तो प्रस्तुत पंक्तियां अज्ञेय के किस कविता से ली गई हैं या उद्धृत हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलगी बजरे की। 24 नंबर, साखी किसका संकलन है? ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, बी कीर्ति चौधरी, सी हरिनारायण व्यास और डी विजय देव नारायण शाही। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी विजय देव नारायण शाही का है। और यह भी याद रखें कि शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, हरि नारायण व्यास, विजय देव नारायण शाही ये लोग तार सप्तक के कवियों में से हैं, लेकिन किस नंबर के हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। 25 नंबर प्रश्न, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थ के प्रति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी सब कुछ इसमें नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। 26 नंबर प्रश्न, आत्मजयी की कथा वस्तु निम्न में से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए छांदोग्यो उपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, बृहदारण्यको उपनिषद। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 26 का ऑप्शन नंबर बी, कठोपनिषद। कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई रचना है, बहुत ही कालजयी रचना है। 27 नंबर प्रश्न, आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित है, यह जीवन के बृहत्तर और महत्वपूर्ण आयाम से नहीं जुड़ पाता। इसमें पति का नाम महेंद्र और पत्नी का नाम सावित्री है। डी, परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की हैं। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपको पता है कि 2 लड़कियों की जगह दो लड़के की जगह 2 लड़कियां हैं, बिन्नी और किन्नी, और 1 लड़का है जिसका नाम अशोक है। 28 नंबर प्रश्न आपके सामने, मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले की जमीन को किसने पूरा किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमलेश्वर ने इसे पूरा किया था। 29 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपके सामने, ऑप्शन आप देख ही पा रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर। और जगदीश चंद्र माथुर की एक रचना कोणार्क नाटक अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। 30 नंबर प्रश्न, प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। बी, ध्रुव स्वामी नारी अधिकार की आवाज़ बुलंद करती है। सी, काव्यात्मकता प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता है। डी, स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने को तैयार है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है, ये गलत है। साधन की पवित्रता को आवश्यक नहीं मानता, यानी एनी हाउ लक्ष्य को पाने के लिए कोई भी कोशिश की जा सकती है। 31 नंबर प्रश्न, स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी है? तो यह चेतावनी अनंत देवी ने दी है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 32 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आता? तो ऑप्शन ए कह रहा प्रयत्न, बी प्राप्त्याशा, सी फलागम और डी उत्पाद्य। तो आपको पता ही है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पाद्य। और ये आप लोग याद रखें, व्यापार कार्य में नाटक के जो 5 व्यापार कार्य होते हैं उसको आपको लर्न रखना चाहिए। पहला क्या होता है? प्रारंभ, दूसरा प्रयत्न, सी प्रत्याशा, डी नियताप्ति और 5 नंबर फलागम। अगर इस आधार पर आप राम की शक्ति पूजा निराला द्वारा जो लिखी गई है उसका एक बार आकलन कर लें तो बहुत अच्छे से ये चीज़ें भी समझ में आएंगी कि कार्यावस्था क्या होती है। 33 नंबर प्रश्न, व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन से नहीं हैं? ऑप्शन ए, भगवती चरण वर्मा, बी, उपेंद्र नाथ अश्क, सी, रामेश्वर शुक्लांचल, डी, गोपाल राम गहमरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल राम गहमरी। आपको पता ही है कि गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, इन्हें हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। 34 नंबर प्रश्न, फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं यशपाल, उपेंद्र नाथ अश्क, अज्ञेय, नागार्जुन। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय जी। 35 नंबर प्रश्न, स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है, बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कथन महामाया
भैरवी का है। 36 नंबर प्रश्न, किसने किससे कहा मैं फिर काम शुरू करूंगा यहीं इसी गांव में, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूं, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलाएंगे, मैं साधना करूंगा, ये किसने कहा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर प्रशांत ने ममता से। आपको पता ही है कि ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा कालजयी रचना मैलांचल से लिया गया है, जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। और इस लाइन को पढ़ने के बाद तो क्लियर ही हो जाता है कि आंचलिक उपन्यासों में अंचल ही मुख्य पात्र होता है या नायक होता है। आइए देखते हैं 37 नंबर प्रश्न, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? 37 नंबर। तो ऑप्शन ए कह रहा प्रदीप शुक्ला, प्रदीप सौरभ, बी महुआ माझी, सी रीता शुक्ला और डी तुलसीराम। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रदीप सौरभ। 2009 में प्रकाशित हुआ था। और इसकी जो कथा वस्तु है, अगर आप आचार्य रामचंद्र तिवारी के गद्य साहित्य का इतिहास पढ़े हैं तो इसके बारे में वहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है, बताया गया है। 38 नंबर प्रश्न, बावन ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डग में नाप लिया, यह कथन किसका है? तो यह कथन चारों ऑप्शंस में से जो सही हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु का, यानी खुद लेखक का कथन है। 39 नंबर प्रश्न, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है, उपर्युक्त गद्यांश किस कहानी से उद्धृत है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आए तो बहुत ही ताज्जुब की बात होगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। कभी इसका प्रकाशन वर्ष पूछता है तो कभी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, कभी लेखक का नाम, कुछ ना कुछ उसने कहा था कहानी से आना तय रहता है। तो आप इसके बारे में जितना अधिक पढ़ लें उतना ही बेहतर रहेगा। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? तो ऑप्शन ए मार्कंडेय, बी विवेकी राय, सी शिव प्रसाद सिंह और डी निर्मल वर्मा। तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्मल वर्मा। प्रेमचंद उत्तर जो उपन्यासकार हुए थे कहानीकार, तो उसमें कुछ ऐसे थे जो ग्रामीण चेतना को ही लेकर चल रहे थे, जिनमें मार्कंडेय, शिव प्रसाद सिंह, विवेकी राय का नाम प्रमुख रूप से आता है। तो आइए देखते हैं 41 नंबर प्रश्न, हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो बहुत ही आसान प्रश्न था। ऑप्शन नंबर सी सही है, कालचक्र से। और इसका प्रकाशन कब था? 1873 ईस्वी में। आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराना है कि कालचक्र किस विधा में लिखा गया है, क्या है, कौन सी विधा है हिंदी की, आपको बताना है। 42 नंबर प्रश्न, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र यादव, जिन्होंने अपनी आत्मकथा मुड़ मुड़ के देखता हूँ लिखा है। और उसी की प्रतिक्रिया में उनकी पत्नी इनसे पूछती हैं कि यहाँ भी देखे होते। तो 42 का जो आंसर सही है सी राजेंद्र यादव। 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से उस समालोचक का नाम बतलाएं जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी है। तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनवादी कवि हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। पिछली बार भी इनसे क्वेश्चन पूछा गया था पहले प्रैक्टिस सेट में। आइए देखते हैं 44 नंबर प्रश्न, किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्य विधा का नाम है? 44 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रेखा चित्र। 45 नंबर प्रश्न, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंखला की कड़ियाँ। ये जो निबंध संग्रह है ये भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर लिखा गया है। 46 नंबर प्रश्न, वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया?
तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पारिजात पर इनको यह पुरस्कार मिला था। 47 नंबर प्रश्न, चिरजीवो जूरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वह हरधर के वीर। तो 47 नंबर प्रश्न का पूछा है कि कौन सी व्यंजना है इसमें। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना। और जहाँ अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना रहती है वहाँ पे श्लेष अलंकार पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी इसमें व्यंजना पूछता है और कभी कभी अलंकार पूछ लेता है। 48 नंबर प्रश्न, जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, विभावना अलंकार। बिनु पगु चले सुने बिनु काना। 49 नंबर प्रश्न, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा होती है। बहुत ही आसान प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए सही, हिंदुस्तानी भाषा। और हिंदुस्तानी भाषा ऐसी हिंदी है जिसको अधिकांश लोग बहुत बड़ी आसानी से समझ पाते हैं, इसलिए प्रेमचंद्र ने भी इसी भाषा को अपनाया हुआ था। 50 नंबर प्रश्न, हिंदी भाषा के सतत प्रवाह को ठीक एक जैसे रूप में विकसित हुआ ना देख उसके एक विशेष वीन रूप को निम्नलिखित भाषाविद ने नाम दिया पुरानी हिंदी। बहुत ही आसान प्रश्न, क्वेश्चन तो बहुत लंबा है लेकिन आंसर उतना ही छोटा और आसान। आप इसका आंसर दे चुके होंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ये अक्सर प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि किस भाषाविद ने पुरानी हिंदी नाम दिया। तो सही आंसर है इसका, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया। तो सही आंसर हो जाएगा गुलेरी जी। आइए देखते हैं 51 नंबर प्रश्न, दृश्यांकित करने से पूर्व कथा को ध्यान में रखकर दृश्यों का जो विवरण तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं। फीचर लेखन, विज्ञापन लेखन, पटकथा या उद्घोषणा। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पटकथा उसे कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन नदी के द्वीप उपन्यास का पात्र नहीं है। ऑप्शन ए, मृगनयनी मानसिंह, बी, भुवन गौरा, सी, रेखा चंद्रमोहन और डी, हेमेंद्र और डॉक्टर रमेश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृगनयनी मानसिंह नदी के द्वीप उपन्यास के पात्र नहीं हैं। यह भी देखिए 53 नंबर प्रश्न, घूम फिर के आता रहता है। कौन सा उपन्यास 4 जून 1971 ईस्वी को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या से लिखना आरंभ करके 23 मार्च 1972 ईस्वी रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया गया। तो ऑप्शन ए, खंजर नयन, बी, मानस का हंस, सी, अपने अपने राम, डी, आखिरी कलाम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानस का हंस। पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर में इससे पूछा गया था कि मानस का हंस लिखने में कितना समय लगा था। आइए देखते हैं 54 नंबर प्रश्न, तुलसी, बिहारी, मतिराम और वृंद आदि कवियों के 7 सतसइयों का संकलन सतसई सप्तक में हुआ। इस सतसई सप्तक के संकलनकर्ता थे। तो 54 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके संकलन करना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। 55 नंबर प्रश्न, आपको इसको रट लेना चाहिए कि विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार से लेकर अब तक किस देश में कहाँ कहाँ हुआ। तो पूछ रहा है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हुआ। सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाद। तो जो सही आंसर होगा सी, ये जो है मॉरिशस में हुआ था और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में। और कब हुआ था, 2018 में हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था 10 से 14 जनवरी के बीच 1975 ईस्वी में और नागपुर में, और इसीलिए 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। आज भी हमारा हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हिंदी से तैयारी करने वाले सभी मित्रों को सादर अभिनंदन है, प्रणाम है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा। बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो, बाध्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। यह पंक्ति किस निबंधकार एवं प्रसिद्ध निबंध की पंक्ति है।
चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, आपके सिलेबस में ये लगा हुआ है, पढ़ लीजिएगा इसको पूरा। 57 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध रेखा चित्र मेरा परिवार में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। नीलकंठ, गिल्लू, गौरा, सीलू। बहुत ही अच्छा प्रश्न और आसान प्रश्न, सही आंसर हो जाएगा सीलू नहीं है, बाकी नीलकंठ, गिल्लू, गौरा ये सब हैं। 58 नंबर प्रश्न, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। कथन है, यानी किसका कथन है, वररुचि का, चाणक्य का, चंद्रगुप्त का, अंबिक का। तो सही आंसर हो जाएगा चाणक्य का कथन है ये। 59 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से रचनाकार रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। उपेंद्रनाथ अश्क, अंजू दीदी, धर्मवीर भारती, अंधा कुआं, मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन, जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती। अंधा कुआं इनकी रचना नहीं है, ये आपको पता ही है। अंधा कुआं की जगह क्या होना चाहिए था, अंधा युग होना चाहिए था। 60 नंबर प्रश्न, सेत सेत सब एक से जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहु न कीजय वास। कोकिल बायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायन दाड़िम विषय जहां न नेक विवेक। बसिए ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है। उक्त दोहा अंधेर नगरी नाटक के किस दृश्य से लिया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको पता है कि अंधेर नगरी नाटक संस्कृत आचार्यों की परंपरा को तोड़ करके अपने हिसाब से लिखा गया था। इसमें परंपराओं को तोड़ा गया है, नहीं तो एक ही अंक रहता। तो इसमें टोटल 6 अंक हैं, छोटे छोटे आपस में संबद्ध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये तीसरे दृश्य का है, जंगल से है। आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि अरण्य कौन सा दृश्य है। 61 नंबर प्रश्न, सिंदूर की होली नाटक में डिप्टी कलेक्टर कौन है। मनोज शंकर, हरन दंतु, मुरारी लाल, रजनीकांत। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर हैं इसमें। 62 नंबर क्वेश्चन, तो आज से मैं विश्वास करूं क्षमा कर दिया गया। उपरित कथन जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी के किस पात्र का है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्धगुप्त। और किससे कहा गया है, चंपा से। 63 नंबर प्रश्न, आप अगर कहानी पढ़े हुए हैं तो पता ही है कि उसी समय चंपा अपनी छोटी सी कटार पानी में फेंक देती है। आइए देखते हैं 63 नंबर प्रश्न, फणीश्वरनाथ रेणुकृत लाल पान की बेगम कहानी में जीभ के झाल को गले में उतार कर बिरजू की मां ने किससे आवाज दी। अपने बेटे को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को। तो 63 का जो सही जवाब हो जाएगा, अपनी बेटी को आवाज़ दी। और उसकी बेटी का क्या नाम था, चंपिया नाम था। और जीभ के झाल को गले में उतार कर बिरजू की मां ने, यानी तेजी से डांट लगाते हुए बुलाया था। 64 नंबर प्रश्न, उषा प्रियंवदा द्वारा लिखित वापसी कहानी में गदाधर बाबू किस डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। तो 64 का जो सही जवाब हो जाएगा, रेल विभाग में नौकरी करते थे। 65 नंबर प्रश्न, दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर द्वारा लिखित कहानी में लेखक ने मनुष्य की किस भावना को इंगित किया है। संवेदनशीलता, प्रेम भावना, संवेदनहीनता, द्वेष भावना। तो अगर एक कहानी आपने पढ़ी है तो बड़ी ही आसानी से आप उत्तर दे देंगे। 65 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेदनहीनता। क्योंकि इतने बड़े सेठ की मौत पर लोग सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति में ही संवेदना प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। कोई जा रहा, कोई नहीं भी जा रहा है। और कुछ लोग गए भी हैं तो बहुत जल्दी वापस हो रहे हैं। तो कुछ लोग सिगरेट पी रहे हैं, कुछ महिलाएं अनाप शनाप बातें भी कर रही हैं। तो इस तरह से ये दिखाया गया संवेदनहीनता को। 66 नंबर प्रश्न, अंतर उद्वेग दाह आखिन प्रवाह आंसू, देखी अटपटी चाह भीजत देहन है। घनानंद द्वारा उद्धृत उपर्युक्त काव्य पंक्तियों की विषय वस्तु है। ऑप्शन ए, प्रिय की निष्ठुरता, बी, अंतर्वृत्तियों की अधिकता, सी, हार्दिक अनुभूति का चित्रण, डी, विरह की तीव्रता। तो जो 66 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
हार्दिक अनुभूति का चित्रण है इसमें। 67 नंबर प्रश्न, पंक्तियों के साथ कवियों को सुमेलित कीजिए। नीरो संध्या में प्रशांत, उसके सामने महादेवी वर्मा। और दीप मेरे जल अकंपित, ये इसके सामने सुमित्रानंद पंत। भारत जय विजय करे अज्ञे जी, माँ है वह इसी से हम बने हैं, इसके सामने निराला जी हैं। तो इसको आपको सही सम्मिलित करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूट। इसका ए सही है, आप इसको मिला लीजिए। नीरो संध्या में प्रशांत, सुमित्रानंदन पंत। दीप मेरे जल अकंपित, महादेवी वर्मा। भारत जय विजय करे निराला जी, माँ है वह इसी से हम हैं बने अज्ञे। आइए देखते हैं 68 नंबर प्रश्न। कर गई जब दृष्ट उन्मन, तरल सोने में घुले कण। छू गई क्षण भर धरा नभ सजल दीपक रागिनी। उपरिक्त काव्य पंक्तियाँ महादेवी वर्मा की किस कविता से उद्धृत हैं? तो 68 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीप तेरा, दामिनी से लिया गया है। मित्रों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसमें जो भी कमियां या अच्छाइयां हैं उसके लिए जो हिंदी का सबसे अच्छा शब्द है आलोचना, हालांकि आलोचना बहुत ही अर्थ संकुचित प्रयोग किया जा रहा है, सिर्फ उसका मतलब लोग निंदा निकाल रहे हैं, समीक्षा नाम आ गया है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मेरे इस वीडियो की आलोचना आप लोग ज़रूर से ज़रूर करें, मैं उपकृत रहूँगा आप लोगों का। और यह भी याद रखें कि तमाम चैनल्स जो पेड कोर्स चलाते हैं या पेड क्लासेस चला रहे हैं वो इसी बात के लिए बहुत सारे रुपए ले रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब कुछ अच्छा ही होगा, ऑल इज़ वेल। आइए देखते हैं सेकंड लास्ट इस प्रैक्टिस सीरीज का। अज्ञेयकृत उपन्यास नदी के द्वीप है, घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, शैली प्रधान, महाकाव्यात्मक। तो 69 का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका चरित्र प्रधान उपन्यास है, बाकी सारे असंगत हैं। 70 नंबर प्रश्न, किस उपन्यास में प्रागवेद कालीन नर नाग देव दैत्य दानव आर्य अनार्य आदि विविध निर्वंशों के जीवन के पुरातन रेखाचित्र हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वयम रक्षामा। वयम रक्षामा उपन्यास का सारांश, वयम रक्षामा उपन्यास का सारांश मेरे चैनल पर वीडियो के रूप में आपके सामने है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। बाकी अगर आपके पास समय है तो वयम रक्षामा जैसा उपन्यास ज़रूर पढ़ें, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, बहुत सारे अंधकार से पर्दा उठ जाएगा, बहुत सारे अज्ञानता से हम जो है आगे निकल जाएंगे। तो ये उपन्यास अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, अगर आपके पास नहीं समय है तो इसका वीडियो आप ज़रूर देख लें, 15 मिनट आप उस पर समय खर्च कर लें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपके कितने स्कोर गए हैं ये अवश्य बताने का कष्ट करें।